हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स, हियर स्टडी बिकम्स इजियर। तो आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक और नई सीरीज जो है साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग क्या है। फर्स्ट इज एक्वायरिंग स्किल्स, सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, थर्ड परफॉर्मेंस, फोर्थ एक्वायरिंग नॉलेज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड। देखिए, लर्निंग वही परमानेंट होती है जिससे क्या होगा, स्टूडेंट की या चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, उनके बिहेवियर में चेंज होता है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ सीख रहे हो, उसके सीखने से अगर आपके बिहेवियर में चेंज ही नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन नहीं आया, तो वो लर्निंग नहीं होएगी। लर्निंग वही होगी जिससे आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आए, चेंज आए। सो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, लर्निंग का मतलब क्या है। पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव चेंज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चेंज ऑफ बिहेवियर, देखिए चेंज ऑफ बिहेवियर तो है ही, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है वो चेंज, नेगेटिव भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग से सिर्फ पॉजिटिव चेंज ही हो या सिर्फ नेगेटिव चेंज हो, दोनों चेंज हो सकते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है थर्ड ऑप्शन। लर्निंग मीन्स बोथ पॉजिटिव चेंज एंड नेगेटिव चेंज। तो चेंज होना है बिहेवियर में, वो दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है और नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। ये केस टू केस वेरी कर देगा। सो लर्निंग जो है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड दैट मॉडिफिकेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, फॉर यू लर्निंग इज क्रैमिंग, मेमोराइजिंग फैक्ट्स, बिकमिंग लिटरेट, गाइडिंग एक्टिविटी। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नंबर 4। देखिए, लर्निंग जो है, सीखना जो है, हमें पता है वो क्या है। वो क्रैमिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्रैमिंग का मतलब होता है रट्टा लगाना, जो चीज़ लिखी हुई है उसको एज इट इज़ याद करके वैसे ही उसको समझ लेना, मतलब उसको कंसेप्ट को क्लियर नहीं करना माइंड में, बस उसको रट्टा लगा लेना। वो रट्टा लगाना, क्रैमिंग करना, मेमोराइज कर लेना फैक्ट्स को, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट लर्निंग एंड दैट इज़ नॉट अ लर्निंग। लर्निंग क्या है, एक गाइडिंग एक्टिविटी है जो आपके बिहेवियर को गाइड करती है, एक डायरेक्शन देती है, कि आपको आपकी सोच को एक डायरेक्शन देती है, दैट इज़ लर्निंग। तो लर्निंग इज़ अ गाइडिंग एक्टिविटी। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, टीचिंग इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी, डायरेक्शनल एक्टिविटी, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, गाइडिंग एक्टिविटी। तो अब वो पूछ रहा है कि टीचिंग क्या है। देखिए, टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। अगर टीचिंग में कोई पर्पस ही नहीं होगा तो वो क्या टीच करेगा। तो टीचिंग करने का एक पर्पस होता है, वो क्या पर्पस होता है, वो होता है बच्चे के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना, उसको एक सही डायरेक्शन देना, सही गाइडेंस देना। तो उसका एक पर्पस होता है। तो टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज डन इन अ फॉर्मल सिचुएशन, एन इनफॉर्मल सिचुएशन, अ स्पेसिफिक सिचुएशन और ऑल सिचुएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, टीचिंग इज़ अ फॉर्मल सिचुएशन। ये जो बच्चा है वो सीख तो कहीं भी सकता है, किसी भी सिचुएशन में सीख सकता है, लेकिन जो टीचिंग होती है, जहाँ टीचिंग का मतलब जहाँ पर टीचर पूरा प्रॉपरली एक बच्चे को जो है सिखाता है, कुछ चीज़ें यूज़ करके, कुछ टीचिंग एड्स यूज़ करके, कुछ टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करके, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो एक फॉर्मल सिचुएशन के अंदर होता है। सो टीचिंग जो एक्टिविटी है वो एक फॉर्मल सिचुएशन में हो सकती है, लेकिन लर्निंग जो है वो किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। सो टीचिंग इज डन इन अ फॉर्मल सिचुएशन। जब टीचर टीच करता है दैट इज इन अ फॉर्मल सिचुएशन। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर यू इफेक्टिव टीचिंग मीन्स, फर्स्ट इज 100% रिजल्ट, सेकेंड डिलीवरी ऑफ गुड कंटेंट, थर्ड रिलेटिंग द कंटेंट विद रियल लाइफ सिचुएशंस, एंड फॉर ऑल ऑफ द अबव। सो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 4, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, टीचिंग अगर इफेक्टिव होगी तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। अगर टीचिंग अच्छी है तो कैसे अच्छी होगी, किस चीज़ को हम कहेंगे कि टीचिंग जो है वो अच्छी है, अगर उसमें कंटेंट जो होगा गुड होगा और उसको अच्छे तरीके से टीचर जो है वो डिलीवर करेगा, बच्चों तक पहुंचेगा, वो अच्छे से समझेंगे, और जो कंटेंट है वो बच्चों की रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड होगा। देखिए, जो रियल लाइफ सिचुएशन के एग्जांपल लेकर अगर हम बच्चों को समझाएं तो वो रिलेट कर पाते हैं कंटेंट से खुद को, और जब बच्चा खुद को रिलेट करता है चीज़ों के साथ तब वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। वो जो लर्निंग वो होती है वो परमानेंट लर्निंग होती है। इसीलिए ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। दैट्स वाई हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, ऑल द अबव, वो राइट ऑप्शन है। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर इज टीचिंग, सप्रेस्ड, डेमोक्रेटिक, पीसफुल, लेजिस्फेरी।
तो डेफिनेटली इसका आंसर आएगा सेकंड, डेमोक्रेटिक। देखिए क्लास में सबको जो है एक डेमोक्रेसी होती है, सबके पास एक राइट होता है अपना जो अपने व्यू पॉइंट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, अपने फीलिंग्स हैं वो रखने के लिए। क्योंकि अगर बच्चे के पास ये डेमोक्रेसी ही नहीं होगी क्लास में, जो टीचिंग प्रोसेस हो रही होगी, अगर उसमें टीचर और बच्चे दोनों के पास डेमोक्रेसी नहीं होगी तो फिर वो टीचिंग जो है वो ना टीचिंग इफेक्टिव होने वाली है, ना ही लर्निंग इफेक्टिव होने वाली है। तो अगर उनके पास राइट्स होंगे अपने व्यू पॉइंट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को खुलकर अपने सामने रखने का, तब जो डेमोक्रेटिकल बिहेवियर होगा, तब जो टीचिंग और लर्निंग है वो इफेक्टिव होने वाली है। सो टीचिंग और लर्निंग तभी इफेक्टिव होगी अगर जो एटमॉस्फेयर है वो डेमोक्रेटिक होगा, सबके पास राइट होगा अपने व्यू पॉइंट्स, अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करने का। सो टीचिंग का जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सो सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफ़िकल्ट एज ऑफ डेवलपमेंट इज़ अर्लियर चाइल्डहुड, टीनेज, यंग अडल्ट एज, ओल्ड अडल्ट एज। तो आप सबको पता है डिफ़िकल्ट एज हम किसको मानते हैं, टीनेजर को मानते हैं। तो टीनेज जो होती है, जो हम कह सकते हैं 13 से लेकर 19 तक, वो एज को डिफ़िकल्ट एज माना जाता है। सो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट एज, सेकंड इज़ अ राइट ऑप्शन। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, adolescents get pleasures in the company of their friends by examining their body structure and physique in the company of opposite sex, all of the above। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ स्किल, इंकल्केशन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है लर्निंग का वो क्या होगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्योंकि लर्निंग का मकसद क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव हो, लेकिन मॉडिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए बिहेवियर में, तभी हम उसको कह सकते हैं कि लर्निंग हुई है। तो लर्निंग का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमारे पास आता है 11th क्वेश्चन, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और उसका जो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा बस यही इसका आंसर है, चेंज इन बिहेवियर। क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है कि लर्निंग जो है वो बिहेवियर में चेंज होना होता है। लेकिन आपको सिर्फ पहले आंसर को, या पहले अगर आपको मिल जाए आंसर, सिर्फ वही पढ़कर वहाँ पर नहीं छोड़ना, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। क्या पता जो नेक्स्ट ऑप्शंस हो वो भी उतने ही सही हो। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन तो सही ही है, लेकिन सेकेंड जो ऑप्शन है द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि लर्निंग जो होता है वो किस चीज़ का रिजल्ट होता है, एक्सपीरियंस का, प्रैक्टिस का ही तो रिजल्ट होता है। जब बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है, खुद एक्सपीरियंस करता है, उससे जो सीखता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। थर्ड जो ऑप्शन है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे हमने कहा कि बिहेवियर में चेंज है, लेकिन वो चेंज क्या है, परमानेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टेम्परेरी चेंज हो, तो वो लर्निंग नहीं होती। परमानेंट चेंज इज द लर्निंग। सो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा 4th, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हमारे ये तीनों सेंटेंस है वो सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट। फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग सिम्बल्स, नंबर्स एंड अदर थिंग्स। सेकंड, पुटिंग लॉजिकल अजम्पशंस फॉर अ सिचुएशन। थर्ड, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो इंडिकेट करता है लर्निंग को थ्रू डेवलपमेंट। तो जो फर्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग सिंबल, नंबर, जैसे ही बच्चा रिकॉग्नाइज करने लग जाता है सिंबल्स को, नंबर्स को या अदर थिंग्स को, तो वो चीज़ें सीख ही रहा है। सीखते सीखते वो डेवलप होता है, तो धीरे धीरे वो सिंबल, नंबर्स को और अदर चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन जो है पुटिंग लॉजिकल अजम्पशंस फॉर सिचुएशन, तो जैसे ही बच्चा डेवलप होता है, बढ़ता है, सीखता है, तो वो लॉजिकल अजम्पशन लगाना भी सीख जाता है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो दैट्स वाई इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा नंबर 3, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही सही हैं। नंबर 3 इज अ राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सारे जितने आपको ऑप्शंस दिए हों उनको चारों को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन को पकड़कर अगर आपको लगे कि यही बस सही है, बस वहीं पर नहीं रुकना, आपको चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से और सभी को पढ़ना है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस, अडल्टहुड। तो इसका आंसर है नंबर 2, चाइल्डहुड। देखिए ये वो वाली स्टेज है जो हम एरिक एरिक्सन के जो 8 स्टेजेस हम पढ़ते हैं उसमें से आती है, शेम एंड प्राइड। तो उन्होंने बताया कि चाइल्डहुड जो एज है, या हम कह सकते हैं चाइल्डहुड जो स्टेज है, वहाँ पर शेम और प्राइड का जो स्टेज है वो डेवलप होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2। अगर आपकी इसके बाकी के स्टेजेस पढ़ना चाहते हैं तो आप एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है उसके सभी स्टेजेस के बारे में पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है वोकेबलरी ऑफ एन इन्फेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बिकम्स 100 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, 10 वर्ड्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 3, 150 वर्ड्स। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जो वोकेबलरी डेवलपमेंट है, जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है तो 1 ईयर के होते होते बच्चे के जो वर्ड्स हैं वो उसके 2 से लेकर 6 वर्ड्स तक उसके जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। वहीं जब वो 18 मंथ्स का होता है, 18 मंथ्स के होते होते उसके जो वर्ड्स हैं वो कुछ 10 से लेकर 50 तक उसके जो वर्ड्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। 10 से लेकर 50 उसके जो वोकेबलरी है वो 18 मंथ्स तक उसकी डेवलप हो जाती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो यहीं पर हमारा जो है वो क्रॉस हो गया और साथ में सेकंड ऑप्शन भी क्रॉस हो गया, क्योंकि ये 18 मंथ्स तक इतने वर्ड्स तो डेवलप हो चुके होते हैं। फिर आता है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तक जो हैं उसके जो वर्ड्स हैं वो 2 से लेकर 300 तक जो उसके हैं, 200 से लेकर 300 तक उसके जो वर्ड्स हैं वो वोकेबलरी जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। तो उन्होंने 2 ईयर्स तक का ही पूछा था हमें, तो हम इसका एवरेज यहाँ पर जो दिया हुआ है 150, उसको अपना ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे। सो 2 ईयर्स तक 200 से 300 वर्ड्स जो हैं उसके बीच बीच कुछ वर्ड्स हैं वो वोकेबलरी उनकी डेवलप हो चुकी होती है। सो दैट्स वाई जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। आप चाहे तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। 1 ईयर तक जो उसकी वर्ड्स हैं वो 2 से लेकर 6 तक जो हैं वर्ड्स वो डेवलप हो जाते हैं। 18 मंथ्स तक उसके जो वर्ड्स हैं वो 10 से लेकर 50 वर्ड्स तक जो हैं उसके डेवलप हो चुके होते हैं। 2 साल से लेकर 2.5 साल तक जो है 2 ईयर्स तक जैसे आप कह सकते हैं 200 से 300 वर्ड हैं जो वो डेवलप हो चुके होते हैं। वहीं 2.5 साल तक उसके जो वर्ड्स हैं वो 450 के करीब जो है उसकी वोकेबलरी डेवलप हो चुकी होती है। तो वहीं उसके जो 3 ईयर्स हैं, 3 ईयर्स का होते होते उसके जो वर्ड्स हैं वो करीब 1000 के आसपास उसकी जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं, 1000 के। तो ये चीज़ है आप नोट कर सकते हो। इस पे क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हाँ जैसे यहाँ पर सेकेंड ईयर पूछा था कि 2 साल के अंत तक उसके कितने वर्ड्स डेवलप होंगे, वो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। 1 मंथ भी पूछ सकता है, 1 ईयर भी पूछ सकता है, 18 मंथ, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। तो कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 ईयर्स बिकम प्रपोर्शनेटली, यहाँ पर प्रपोर्शनेटली है, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रपोर्शनेटली थिनर बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, गेन हाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ईट जंक फूड, वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन। तो वो पूछ रहे हैं 6 से 11 साल तक आते आते जो बच्चे हैं वो मोस्टली जो है थिनर यानी कि पतले हो जाते हैं। उसका कारण पूछा है कि क्या कारण हो सकता है। वो ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं इसलिए पतले हो जाते हैं, उन्होंने हाइट गेन कर लेते हैं बच्चे, उनकी हाइट जो है वो बढ़ने लग जाती है, या फिर वो ज़्यादा जंक फूड खाने लग जाते हैं, या ज़्यादा वो टेलीविज़न जो है वो देखने लग जाते हैं। देखिए जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है तो वो डेफिनेटली रॉन्ग ऑप्शन है, ये तो कोई कारण ही नहीं बनता। रह गए पहले और सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए एक्सरसाइज का हर एक पर तो लागू नहीं होता, हर एक बच्चा तो एक्सरसाइज करना शुरू नहीं कर देता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया और हमारे पास जो है सेकंड ऑप्शन दैट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इस एज में बच्चों की जो हाइट है वो बढ़ने लग जाती है और हाइट बढ़ने की वजह से वो पतले होने, थिनर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ है उनकी लंबाई में निकलनी शुरू हो जाती है तो चौड़ाई उनकी कम होनी शुरू हो जाती है। सो दैट्स वाई वो पतले होने शुरू होते हैं। तो सेकेंड इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस की एक और सीरीज साइकोलॉजी पर। देखिए मैंने आपको बोला था हम एमसीक्यूज की क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक सीरीज चलाएंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, सभी टॉपिक्स की जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि हाँ हमें कंसेप्ट आ गया है, लेकिन जैसे हम उसको क्वेश्चन में सोल्व करने लगते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तब पता चलता है कि हमें वो कंसेप्ट कितने अच्छे से अप्लाई करना आया है या नहीं। इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक सीरीज़ लेकर आई हूँ, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस की ये सेकंड सीरीज़ थी। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो सीरीज़ है वो अलग से चली रही है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। उसमें हमने दिसंबर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व कर चुके हैं, उसके सभी सेक्शंस हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।